हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको एविडेंस एक्ट जो मैं डिस्कस करती हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लॉज डिस्कस कर लिए, सेक्शन 1 अब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सेक्शन 3 में जो रह जाता है वो है प्रूव, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। और आज ही के लेक्चर में मैं आपसे सेक्शन 4 का प्रिजम्पशन ऑफ मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ में डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो प्रूव, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, इनकी डेफिनेशंस बहुत सिंपल है, पर कई बार डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाद में डेफिनेशंस याद करिएगा। तो प्रूव्ड क्या होता है? कोई भी फैक्ट जिसको कोर्ट कुछ एविडेंस लेता है, मैटर को कंसिडर करता है और उसके बाद ये मानता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रूव्ड। इसी में ही डेफिनेशन में दूसरी चीज़ दी है, अगर कोई प्रूडेंट मैन जो है वो ये बिलीव रखता है दैट ये फैक्ट ऐसा है कि ये एग्जिस्ट करता होगा, तब भी उस फैक्ट को प्रूव्ड मानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से डिसप्रूव्ड में क्या है, जैसे प्रूफ में था कि कोर्ट किसी फैक्ट को मैटर्स कंसिडर करके ये मानता है कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो डिसप्रूव्ड में कोर्ट मानता है कि ये फैक्ट नहीं एग्जिस्ट करता है, बिलीव्स इन इट्स नॉन एग्जिस्टेंस। और प्रूडेंट मैन भी यही मानता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो ये हो गया डिसप्रूव्ड। देन व्हाट इज़ नॉट प्रूव्ड? ऐसे फैक्ट जिसको कोर्ट मानता है ना ही वो एग्जिस्ट करते हैं और ना ही वो नॉन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कोर्ट कोई भी धारणा नहीं ले रहा है, ऐसे फैक्ट जो ना ही प्रूव्ड है और ना ही डिसप्रूव्ड है। सो दीज फैक्ट्स आर नॉट प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी में ही मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी व्हाट इज़ मे प्रूव, शैल प्रूव एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। बट बिफोर गोइंग डायरेक्टली इनटू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड इज व्हाट इज़ प्रिजम्पशन। ठीक है, अगर प्रिजम्पशन पूछे नॉर्मल लैंग्वेज में तो प्रिजम्पशन आप किसे कहेंगे? आई विल से दैट इट इज़ एज्यूमिंग एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट को एज्यूम कर लेना। ठीक है, जिसके लिए किसी भी प्रूफ की ज़रूरत ना हो। यानी कि प्रिजम्पशन क्या काम करता है? इट डिस्पेंस विद द नेसेसिटी ऑफ प्रूविंग अ फैक्ट। ठीक है, तो प्रिजम्पशन के हमें समझ में आ गया कि प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है। अब प्रिजम्पशन की काइंड्स क्या है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, ठीक है, उसी का इंटरप्रिटेशन के थ्रू आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम फॉर यू। तो प्रिजम्पशन ऑफ काइंड्स में आ गया प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होते हैं? जहाँ पे लिखा होता है मे प्रिज्यूम। ठीक है, मे प्रिज्यूम। तो दीज काइंड्स, आप कुछ भी कभी भी कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो या कोई भी लॉ में कोई भी एक्ट हो, जहाँ पे मे लिखा होता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको माने या ना माने। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो होते हैं दीज आर ऑलवेज रिब्यूटेबल। इनको मतलब इनको हमेशा एविडेंस दे के या फिर कोर्ट खुद भी चाहे तो इनको हमेशा गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन ऐसे नहीं है कि आप इसको रिबट ना कर पाए, आप इसका कॉन्ट्राडिक्ट ना कर पाए। ठीक है, अब उसके बाद में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में हम देखते हैं, लॉ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज शैल प्रिज्यूम एंड अनदर इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो जब भी किसी डेफिनेशन में लिखा होता है दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट, तो उसका मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट कोर्ट के पास ड्यूटी है कि वो उस फैक्ट को माने, कोर्ट के पास ड्यूटी है कि इस फैक्ट को माने, और कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ठीक है, कोर्ट चाहे तो अगर कोई एविडेंस देता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर कोई एविडेंस रेबटेबल, कोई रेबट करता है, कोई एविडेंस देता है, तब कोर्ट उस फैक्ट को नहीं मानेगा। अदरवाइज कोर्ट के पास खुद ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रहती है, जहाँ पे शैल दिया होता है कि कोर्ट ये ना माने। बे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास हमेशा डिस्क्रिशनरी पावर रहती है। फिर कॉन्क्लूसिव प्रूफ हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है? जब एक फैक्ट से दूसरे फैक्ट के तथ्य को इस्टेब्लिश करा जा सके
और उसके लिए कोर्ट अलाउ ना करे कि कोई ऑपोजिट पार्टी एविडेंस दे दे जिससे कि वो फैक्ट रबट हो, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, लेकिन उससे पहले आई विल गिव यू एक केस के थ्रू मैं एग्जाम्पल दूंगी। सिविल और क्रिमिनल में आप किस तरीके से खुद इलस्ट्रेशन लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन मेक योर आंसर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो सिविल में मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि एक तरफ प्लेंटिफ है, एक तरफ डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ कह रहा है दैट डिफेंडेंट ओड बी 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब डिफेंडेंट ने क्या करा, उसने ये नहीं कहा कि 10,000 का उधार मैं नहीं, डिफेंडेंट ये नहीं कहा कि कोई उनके ऊपर उधार नहीं है, तो डिफेंडेंट ने अपनी प्लीडिंग में स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या कर लेगा, कोर्ट प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा कि यहाँ पे जो डिफेंडेंट डेट ओ करता है ऐसी कोई उधार होगा, और इस प्रिजम्पशन की वजह से क्या होगा, प्लेंटिफ इज़ रिलीव्ड ऑफ इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि प्लेंटिफ का जो बर्डन होता है टू प्रूव द केस, ठीक है, जो वो बर्डन यहाँ से हट जाता है। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट ने स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करा कि 10,000 रुपये का उधार उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, फिर क्रिमिनल में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो आप जानते हैं कि क्रिमिनल का एक प्रिंसिपल है दैट देयर इज़ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोर्ट मान लेगा कि एक्यूज्ड इनोसेंस है, लेकिन कब तक मान लेगा, कोर्ट तभी तक मान लेगा जब तक कोई इस एविडेंस को कोई प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं लेकर आता है दैट एक्यूज्ड इज गिल्टी, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस तब तक ही रहेगा जब तक कोई एविडेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे हम प्रिजम्पशन ऑफ प्रूव्ड में एक रिलेशनशिप को भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ इस एग्जाम्पल से अब रिलेशनशिप में आपको ऐसे समझाऊंगी दैट देयर इज़ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब एक्यूज की इनोसेंस एक तरीके से प्रूव हो गई है, क्योंकि कोर्ट मानता है कि ये फैक्ट प्रूव्ड है, और रीजनेबल मैन भी मानता है कि जब तक कोई गिल्ट नहीं प्रूव हो गया है तब तक, जब तक चोरी साबित नहीं हुई है तब तक ये जब तक चोर नहीं साबित हुआ है कि ये पर्सन चोर है तब तक वो इनोसेंट है, तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रूव कैसे माना जा रहा है, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी एविडेंस। ठीक है, अब अगर कोई एविडेंस देता है कि इस इंसान ने एक्यूज ने मर्डर किया है, और कोई साइंटिफिक एविडेंस है या कोई विटनेस है जो कह रहा है कि मर्डर किया है, तो अगर एविडेंस आ गए तो यही प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है ये पलट जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्रूव हो जाएगा। अब एक्यूज का प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस चला गया है, अब एक्यूज है गिल्टी। ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस इलस्ट्रेशन बिकॉज आप जो भी प्रूव्ड का डेफिनेशन पढ़ते हैं, बे प्रिज्यूम का पढ़ते हैं, शैल प्रिज्यूम का पढ़ते हैं, सब में ये वर्ड्स यूज है स्पेसिफिकली। अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, नाउ यू कैन रीड द डेफिनेशन। द कोर्ट believes when a fact is when there is presumption of fact, ठीक है, may presume, so it is proved unless and until it is disproved, और कोर्ट में कॉल फॉर फर्दर प्रूफ ऑफ इट। ठीक है, तो इसीलिए प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और प्रिजम्पशन दोनों साथ में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक से एग्जाम्पल दे देती हूँ, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ के। एविडेंस एक्ट में ही बहुत जगह सेक्शंस में एग्जाम्पल है, तो क्या क्या एग्जाम्पल हैं तो आप देखेंगे। मे प्रिज्यूम का एग्जाम्पल है सबसे पहले 107 में एग्जाम्पल है, फिर 108 में है। तो 107 क्या कहता है, 107 कहता है प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, यानी कि अगर 30 साल से किसी व्यक्ति के बारे में ये जाना जा रहा है कि वो अलाइव है, ठीक है, तो अगर वो अलाइव है 30 साल में तो माना जाएगा वो अभी भी अलाइव है, सो देयर इज़ प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। फिर 108 में क्या है, अगर कोई 7 साल से सुना नहीं गया है कि वो 7 साल से उसके बारे में सुना नहीं गया है कि वो ज़िंदा है कि मर गया है,
उसके बारे में कि वो ज़िंदा है ऐसा नहीं सुना गया है, तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अराइज हो जाएगा। मतलब 7 साल से ये नहीं सुना गया है कि वो पर्सन अलाइव है, तो देयर इज़ प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ठीक है। फिर 113A, इसमें क्या है, इसमें आपने अगर आपने एविडेंस एक्ट नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने सुना होगा दैट देयर इज़ प्रिजम्पशन ऑफ व्हेन देयर इज़ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। अगर कोई मैरिड वुमेन सुसाइड करती है तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए प्रिजम्पशन अराइज होता है। सो दैट इज़ ऑलवेज रिबुटेबल, उसको रिबट करा जा सकता है थ्रू बाय गिविंग द एविडेंसेस। ठीक है। फिर उसी तरीके से सेक्शन 114 में अब देखते हैं। 114 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन रीड इट लेटर, लेकिन अभी आपको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई स्टोलन गुड्स पाए जाते हैं, ठीक है, तो क्या मान लिया जाएगा, क्या प्रिजम्पशन अराइज होगा? एक रिबुटेबल प्रिजम्पशन अराइज होगा, उसको एविडेंस देके कॉन्ट्राडिक्ट भी करा जाता है, लेकिन वो प्रिजम्पशन, पहला प्रिजम्पशन यही अराइज होगा, या तो वो थीफ है और या तो उसको पता था कि ये गुड्स स्टोलन है, तो उसको सेक्शन 379 या 411 ऑफ IPC में पनिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से शैल प्रिज्यूम में हम देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास हो सकते हैं। तो शैल प्रिज्यूम में आप अभी मैंने यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल लिखा है 113B, जिसमें है कि प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। ठीक है। तो ये पहले प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ पहले ये बे प्रिज्यूम में आता था, मतलब इसको रिबट करा जा सकता था, कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी कि उस फैक्ट को प्रूव्ड माने या ना माने। लेकिन अब प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ शैल प्रिज्यूम में आ गया है, यानी कि जब तक कि कोई एविडेंस नहीं दे देता है कि डाउरी डेथ नहीं हुई है, तब तक कोर्ट मानेगा कि दैट देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। ठीक है। इफ सून बिफोर द डेथ वुमेन इज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी और हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद द डाउरी। ठीक है। फिर कॉन्क्लूसिव प्रूफ में अब क्या बांधते हैं? कॉन्क्लूसिव प्रूफ में बांधते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 112 में और सेक्शन 41 और 113 में भी एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल्स आपने नहीं, ये जो इलस्ट्रेशंस में एग्जाम्पल्स दे रही हूँ सेक्शन के थ्रू, अगर आपने अभी नहीं भी पढ़े तो डोंट वरी अबाउट इट, जब आपका एविडेंस एक्ट आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, क्योंकि टॉपिक अभी चल रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं साथ में ही एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लूँ। ठीक है। तो 112 बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये है कि अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ये कहता है कि अगर दो लोग हस्बैंड एंड वाइफ थे और उनकी शादी भले ही अब डिज़ोल्व हो गई है थ्रू द मेथड ऑफ डाइवोर्स, और 280 दिन तक अगर कोई इशू पैदा होता है, अगर कोई चाइल्ड होता है, ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ चाइल्ड, तो ये माना जाएगा उसका पैटर्निटी किसको दिया जाएगा? जो हस्बैंड जिसके साथ में वाइफ की शादी थी, और अगर डिवोर्स हो गया है तो 280 दिन नहीं हुए हैं। तो ये क्या है? ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, यानी कि अगर आप प्रूफ करते रहो, आप कोई पैटर्निटी टेस्ट नहीं करवा सकते हो, कोई DNA टेस्ट नहीं करवा सकते इसके लिए, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। पहले कुछ केसेस में हुआ भी है, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है। ठीक है। अब इसको जब आप डिस्कस करेंगे तो जब डिटेल में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होता है। और सेक्शन इसी के साथ में अगर प्रूफ दे दिया जाए कि टेरिटरी प्रूफ रिगार्डिंग सेसेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में टेरिटरी जो है वो अब पास ऑन, एक कंट्री की टेरिटरी दूसरे कंट्री में आ गई है। ठीक है। इस तरीके से अगर कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है प्रॉपरली थ्रू एक्ट, तो फिर क्या माना जाएगा? दैट इट इज़ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। फिर सेक्शन 41 में अगर कोई मैट्रिमोनियल कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है या कोई इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने जजमेंट दिया है, मैट्रिमोनियल कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ये दोनों पर्सन जो है ये मैरिड पर्सन है, ठीक है, तो अगर दो लोग के बारे में दिया गया है कि ये मैरिड पर्सन है, या इंसॉल्वेंसी कोर्ट ने दिया है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, या फिर विल और प्रोवेट के प्रोसीडिंग्स है, तो ये इसको मान लिया जाएगा जजमेंट इन रेम। ठीक है। तो इट इज़ जजमेंट इज इन रेम इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो सेक्शन 41 में इट इज़ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। ठीक है। फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा
मेन से क्वेश्चन वो पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। तो उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले व्हाट इज़ प्रिजम्पशन, ठीक है, देन व्हाट इज़ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में मे प्रिज्यूम क्या होता है, एंड शैल प्रूफ और कॉन्क्लूसिव प्रूफ के आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। या फिर इस तरीके से आ सकता है व्हाट इज़ रिबूटेबल प्रूफ एंड व्हाट इज़ इररिबूटेबल प्रूफ। तो रिबूटेबल प्रूफ में आ गया आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में मे प्रिज्यूम, और इररिबूटेबल प्रूफ में आप कॉन्क्लूसिव प्रूफ और शैल प्रिज्यूम के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अभी एग्जाम्पल्स नहीं, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको प्रूफ, डिसप्रूव और डॉट प्रूफ समझ में आ गया या प्रिजम्पशन का बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया, देन इट इज़ ओके फॉर द टाइमिंग इफ़ यू आर रीडिंग एविडेंस एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं कि बे प्रिज्यूम का 107, 108, 113A और 114 है, ठीक है, फिर शैल प्रिज्यूम का 113B है। ये एक बार में, अगर आप पहली बार पढ़े तो आपको एक बार में नहीं याद होगा। जब आप ये एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये इलस्ट्रेशन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। और एक चीज़ और, एक स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट है दैट प्रिजम्पशन एंड बर्डन ऑफ प्रूफ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि इससे हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए। इसका मतलब है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ 107 और 108 सेक्शन का एविडेंस एक्ट का। तो 107 कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ, ठीक है, यानी कि अगर 30 साल से कोई व्यक्ति ज़िंदा है तो बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ किसके ऊपर आएगा, जो ये कह रहा है कि वो ज़िंदा नहीं है, जो ठीक है। अब यहाँ पे इसी का ऑपोजिट हम मानते हैं इसी सेक्शन में, विच इज़ थ्रू केस लॉज हम समझेंगे कि देयर इज़ प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ इसी सेक्शन में बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ है और इसी सेक्शन में प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप है। यानी कि प्रिजम्पशन क्या है, 30 साल से अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तो प्रिजम्पशन क्या है, दैट ही इज़ अलाइव। पर बर्डन क्या है, जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है दैट ही इज़ नॉट अलाइव, ठीक है। प्रिजम्पशन को कैसे रिबट करा जाता है, थ्रू एविडेंस। तो बर्डन क्या है, बर्डन है कि प्रूव द डेथ। फिर उसी तरह से सेक्शन 108 में बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज़ अलाइव। अगर 7 साल से आपने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है तो जो ये कह रहा है कि वो पर्सन ज़िंदा है, उसको एविडेंस देने पड़ेंगे कि ये पर्सन ज़िंदा है। वरना प्रिजम्पशन क्या है, वरना प्रिजम्पशन ये है दैट पर्सन इज़ डेथ, दैट पर्सन हैज़ डाइड, ओके। सो आई होप you like the lecture and please share and subscribe. Thank you so much.